आप देख रहे हैं नमन सत्य न्यूज और मैं हूं आपके साथ राहुल शुक्ला। आज हमारे साथ उत्तर प्रदेश के एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जो अपनी ईमानदारी छवि के लिए जाने जाते हैं, जो अपनी बात को प्रमुखता से रखने के लिए जाने जाते हैं। उनकी ईमानदारी और उनकी जिस तरीके से बात रखने का अंदाज है, उस अंदाज के चलते उनको कई बार उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है और ऐसे में कई बार इस तरीके का खामियाजा भुगतना भुगतना पड़ता रहता है। और ऐसे में मैं बात कर रहा हूं यूपी कैडर के 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी रहे अमिताभ ठाकुर की। इस वक्त हमारे साथ खुद यूपी में जो पूर्व आईपीएस अधिकारी रहे हैं अमिताभ ठाकुर, वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका स्वागत है नमन सत्य न्यूज पर। नमस्ते। नमस्ते सर, 21 तारीख को और 22 तारीख को आप ने ऐलान किया है कि आप गोरखपुर और अयोध्या का जो दौरा करेंगे और उस दौरान आपने हाल ही में एक बयान दिया था, कहा था कि आप सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। ये जो चुनाव आप लड़ेंगे, ये क्या किसी दल के सपोर्ट से चुनाव लड़ेंगे या फिर इसके ये अपने ही सिर्फ सिंगल बिना किसी दल के चुनाव लड़ने वाले हैं? देखिए, जब मैंने ये घोषणा की थी तो मैंने अपनी ही औकात पे की थी। जो भी मेरी छोटी बड़ी औकात है उसी पर मैंने घोषणा की थी कि मैं यह चुनाव लड़ूंगा। उसके बाद मुझे कुछ लोगों ने निश्चित रूप से समर्थन दिया है, कहा है कि बाहर से मैं समर्थन दूंगा, कहा है कि मैं आपका सहयोग करूंगा। उन सबों लोगों का स्वागत है। कुछ ने कहा है कि निर्दलीय आप लड़िए, मैं समर्थन दूंगा। कुछ ने कहा मेरे साथ आइए, मैं समर्थन दूंगा। हो सकता है कल को अन्य जो 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 बड़ी पार्टियां कहलाती हैं, समाजवादी पार्टी है, बसपा है, कांग्रेस है, हो सकता है कि इनको यह लगे कि मैं एक उपयुक्त प्रत्याशी हूँ योगी जी के विरुद्ध लड़ने के लिए। हो सकता है वह मुझे बाहर से समर्थन दें या वो मुझे टिकट दें। यह सब उनकी इच्छा पे है, यह सब मात्र संभावनाएं और कयास ही कही जाएंगी। लेकिन यदि ऐसा कुछ होता है तो मैं उसके लिए बिल्कुल, मुझे कोई आपत्ति न होनी चाहिए, न होगी, क्योंकि मेरा उद्देश्य एक एक जो मैंने कहा है कि योगी जी ने जो 5 वर्षों के अपने शासन काल में जो अराजकता और विभेदकारी अलोकतांत्रिक कृत्य किए हैं, उनके विरुद्ध जो विरोध प्रकट करने के अपने इस कार्य में, वो अगर अगर कोई भी पार्टी मेरी मेरी सहायता सहयोग करते हैं तो निश्चित रूप से मेरे लिए मददगार होगा। लेकिन इसके विपरीत यदि यह होता है कि पार्टियों को लगता है कि मैं उनके लायक नहीं हूँ, उपयोगी नहीं हूँ, उस योग्य नहीं हूँ कि मुझे टिकट दिया जाए, उनको किसी अन्य प्रत्याशी पर भरोसा होता है और कोई भी मुझे समर्थन नहीं करते हैं, तब भी मैं चुनाव लड़ूंगा और मुझे 1 वोट आए तब, मैं जीतूँ तब। दोनों स्थितियों में मैं उतनी शिद्दत से ही चुनाव लड़ूंगा, चाहे निर्दलीय रहूँ तब या सबसे बड़ी पार्टियाँ मुझे सीट दें तब। यह मैंने तय किया है कि मैं चुनाव लड़ूंगा और चुनाव में अपनी बातों को ईमानदारी के साथ और पूरे दमखम के साथ लोगों तक रखूंगा, ताकि योगी जी की जो अलोकतांत्रिक अनुचित कार्य रहे हैं मुख्यमंत्री के रूप में, वह उनको सामने ला सकूं और उनसे जनता को रूबरू कर सकूं। मतलब ये मान लिया जाए कि अगर किसी दल से आपको सपोर्ट मिलता है तो आप उस दल के खेमे से चुनाव जरूर लड़ेंगे और इसके साथ ही साथ अगर कोई भी दल आपको अगुवाई आपको अगर कहता है कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़िए, तो आप उनके पक्ष में जाएंगे और उनके सीट से उनकी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। जी, यही मतलब है कि कोई दल मुझे जो है, जो मैंने 3-4 बड़ी पार्टियां 3 ही एक तरह से यहाँ पर होती है भाजपा के अलावा, और मुझे नहीं लगता कि ऐसी स्थिति शायद नहीं हुई कि भाजपा मुझे कहे कि आप योगी के खिलाफ चुनाव लड़ लीजिए, या मैं नहीं सोच रहा हूँ। वैसे तो असंभव असंभव कुछ भी नहीं है। कल को अगर भाजपा ही कहती है कि भैया आप लड़ लीजिए योगी जी के खिलाफ, ये भी संभव है। लेकिन अगर ये माना जाए कि वो भाजपा में ही रहेंगे और भाजपा मुझे नहीं कहेगी, तो यही माना जाएगा कि सपा, बसपा और कांग्रेस जो बड़ी पार्टियां हैं, वो अगर टिकट देती है, समर्थन देती है, तो मैं उसको अभाग्य समझूंगा, उसे स्वीकार करूंगा, और नहीं देती है तब मैं अपनी औकात पे लड़ूंगा। सर, बहुत बड़ी चुनौती है। आपने एक उत्तर प्रदेश के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, जो कि राजनीतिक में धुरंधर माने जाते हैं, और एक तरफ आप जिन्होंने सिर्फ ईमानदारी के साथ और अपने जो यूपी पुलिस में रहते हुए आपने सिर्फ एक प्रशासन के तहत काम किया है, ऐसे में आपको राजनीतिक ज्ञान ना के बराबर है। तो एक तो ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए
तो बीजेपी का अपना एक खुद का एजेंडा फिक्स है, जैसा कि आप और देश सभी जानते हैं, प्रदेश भी जानता है कि बीजेपी के अपने एक एजेंडे फिक्स है और एजेंडों पर वो चुनावी दरमियान वो बातें मुद्दे उठाती है और उसका उनको फायदा भी मिलता है। लेकिन ऐसे में आपके क्या एजेंडे होंगे, क्योंकि बीजेपी के अपने एजेंडे बहुत फिक्स हैं और वो कहीं ना कहीं उसका पूरी तरीके से फायदा लेते हैं। तो आप किन एजेंडों पर चुनाव लड़ने वाले हैं जिसका आपको फायदा मिल सके? देखिए, मैं पहला अनुरोध ये करूंगा कि जहां तक मैंने वही लगभग जो 30-35 साल में देखा है जब से बीजेपी है एक प्रकार से, तो मैंने यही पाया है कि बीजेपी का कोई एजेंडा नहीं। बीजेपी का सिर्फ एक एजेंडा है कि मुझे येन केन प्रकारेण सत्ता पा लेना है और वह अपने एजेंडे को जैसे कहते हैं जलेबी की तरह घुमा लेना, जो उन्हें मुफीद लगा वही एजेंडा बन जाता है। कभी किसी भी मान लीजिए कभी वो कहते हैं कि इजराइल हमारा देश है, कभी कह देंगे कि मान लीजिए ट्रंप हमारा मित्र है, कभी कह देंगे पुतिन राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, किसी भी मुद्दे पे जब तात्कालिकता का यह ज़रूर है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ इक्वालिटी यह है कि तात्कालिकता में, लुभावनेपन में, प्रेज़ेंटेशन में वो अपने जो है माने लोगों को जैसे कहते हैं हम लोग पहले कहते थे कि दुकान अच्छी हो ना हो, वो चमकदार ज़रूर होनी चाहिए। तो भाजपा की दुकान अच्छी न हो, ये न हो या न हो लेकिन चमकदार बनाए रखने की कोशिश हमेशा रहती है, वो एक पहलू है। दूसरी बात है कि जहाँ तक मेरा प्रश्न है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि मेरे बहुत ही छोटे-छोटे बुनियादी सिद्धांत हैं, कोई लंबे-चौड़े मेरे इस समय सिद्धांत नहीं हैं। मुझे जैसा आपने बहुत ही अच्छी बात कही कि मुझे राजनीति की भी कोई अनुभव नहीं है, मैं इस फ़ील्ड में नहीं रहा हूँ, लेकिन जो बेसिक्स हैं जिसको मैं हमेशा एक नागरिक के रूप में मैं सोचता रहा और एक लोक सेवक के रूप में उसको उस तरह से प्रस्तुत नहीं कर सका था, वही मेरे सिद्धांत है। वो सिद्धांत यह है कि सही और गलत का अंतर होना चाहिए, न्याय सिर्फ होना नहीं चाहिए, होते हुए दिखना ही चाहिए। हमें ए और बी में जन्म और जाति और धर्म के आधार पे अंतर नहीं करना चाहिए। हमें इसलिए किसी का साथ या किसी का विरोध नहीं करना चाहिए कि मेरा वोटर है या मेरा वोटर नहीं है। मुझे वोट दे, मुझे वोट ना दे वो उसकी इच्छा है, लेकिन अगर उसकी बात सही है तो मुझे उसका साथ देना चाहिए, यह मेरा मानना है। भले उससे मेरा जो कथित वोटर है बिदक जाए, क्योंकि मेरे लिए अपना वोटर, पराया वोटर शब्द नहीं है, मेरे लिए न्याय और अन्याय ज़्यादा मायने रखते हैं। तो मैं इन्हीं जो बुनियादी सिद्धांत हैं, जो मुझे वो मेरा साथ दें तब, उनसे मुझे नुकसान हो तब। मैं इन पे चलूँगा, जो सही और गलत का जो जो एक तरह से समझा जाए कि जो धर्म में कहा जाता है कि धर्म कहता है कि सही, धर्म कहता है गलत और फिर उसको जो कानून उसको एक नया मुलम्मा चढ़ाता है, उसके बीच जो सही और गलत का अंतर है, मैं उसी पे चलने का प्रयास करूँगा। आपको ऐसा क्यों लगता है कि आखिरकार योगी सरकार आपकी रैकी करवा रही है? पहली चीज। दूसरी चीज कि अभी चुनाव में बहुत टाइम है, चुनाव जैसे-जैसे नजदीक आएगा हो सकता है कि आपके ऊपर और दबाव बन जाए। तो क्या उन स्थितियों में आप अपना जो कमिटमेंट है वो वापस लेंगे? क्या चुनाव लड़ने का योगी आदित्यनाथ के विपक्ष में वो आप पीछे हट सकते हैं? ये पूरी जो मसलन है इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, एक तो जो भी मैंने बात कही है, तो अब जैसे मैंने कहा कि मुझे फर्जी मुकदमे में फँसा सकते हैं, तो इसके लिए तो उनके ही ज़ाहिर-सी बात है कि यह बात उनके ही सचिवालय के किसी मेरे शुभचिंतक ने बताया। उसका उसका नाम तो मैं समझता हूँ कि या मैं जानता हूँ या वो व्यक्ति जानता हूँ या ब्रह्मा जानते हैं। किसी चौथे व्यक्ति को उसका नाम जानने का अधिकार नहीं है जिसने शुभचिंतक होके ये बात बताई। एक बात, दूसरी बात कि हमारे जो शुभेच्छु हैं, उन पर रेकी किया जा रहा है, यह बात वो उन्होंने मुझे बताई, उनके पास रिकॉर्डिंग्स हैं इस बात की, क्योंकि हम हर चीज़ को मुद्दा नहीं बनाते, बनाना नहीं चाहते, रिकॉर्डिंग्स हैं। वो मैंने सिर्फ़ यह कहा कि मेरे स्थानीय प्रतिनिधि हैं, उनसे पूछा जा सकता है मेरा कार्यक्रम। तो वह पूछने की जगह उनसे पूछा, "तुम क्या करते हो? तुम उनको कैसे जानते हो? तुम कब से जानते हो? और आप क्या-क्या करते हैं और वो क्या-क्या करते हैं?" तो जिस चीज़ से भई मान लीजिए मेरा प्रतिनिधि है, तुम उससे यह पूछ लो क्या कार्यक्रम है अगर मन हो। लेकिन तुम उनसे उनका उनका सिजरा तो नहीं ना लोगे कि वो कब पैदा हुए और क्यों पैदा हुए और क्या कर रहे थे। तो इस तरह की बातें जो है पूछने के व माने वो इतने घबरा गए थे, तो वो मुझे उनको संबल देना पड़ा। वो कहे कि ऐसा ना हो सर कि आपके चक्कर में मुझे जो है, जो आज तक कभी नहीं गया अंदर, मुझे अंदर जाना पड़ जाए। तो
यह भय बैठाना आप समझ सकते हैं कि कोई पुलिस वाले 4-6 लोग अचानक से आपसे अलग-अलग तरह से पूछने लगे, तो वह तो बिल्कुल रिकॉर्डेड चीज़ है। तीसरी बात ये है कि यदि मान लीजिए कि जो प्रेशर अगर मुझ पर, चूँकि मैंने तो सब कुछ झेला है और ये सब झेलने के लिए फिर भी तैयार बैठा हूँ, तो भविष्य में भी अगर कोई हम पर कोई दबाव बनाया जाएगा, कोई प्रेशर होगा, फँसाया जाएगा, जो कुछ भी होगा उसको मैं झेलूँगा। लेकिन इस निर्णय से जो मेरा लोकतांत्रिक संवैधानिक अधिकार है, उससे पीछे नहीं हटूँगा। लेकिन इन सबके बीच लोगों का आरोप है कि आप जिस बात को ठान लेते हैं, जिस बात पे अड़ जाते हैं, उस बात को बिल्कुल चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि चाहे पिछले कई सालों का रिकॉर्ड उठा के देखा जाए, तो जब आप किसी बात को लेकर अड़े हैं, तो उस पर अड़ ही गए। आखिर ये अड़ियलपन जो रवैया है, वो आखिर कितना सही है? आपके नज़रिए से क्या लगता है? क्या इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ता है? देखिए, इसके 2-3 हिस्से हैं। पहली बात कि जितना मैं समझता हूँ या जितना मेरी अपनी अकल है, मुझे नहीं लगता है कि मैं किसी गलत बिंदु पे अड़ता हूँ, जब तक वो मुझे सही नहीं लगता है, तब तक मैं नहीं अड़ता। एक बात। दूसरी बात, अगर कोई भी मुझे प्यार से या थोड़ा मेहनत करके समझा देता है कि आपकी फलाँ बात जायज़ नहीं है, अगर सब तो मैं उसको तुरंत मान लेता हूँ। वो मुझ में वो फ्लेक्सिबिलिटी है कि मैं दूसरे की बात भी सुनता हूँ, उसको तुरंत मानता भी हूँ, लेकिन यह ठोक बजाने के बाद जो मुझे लग जाता है, तो मैं उससे नहीं हटता। और तीसरी बात ये है कि उसके बाद मैं परिणाम की चिंता नहीं करता, अच्छा-बुरा झेलने को तैयार रहता हूँ। कहा ऐसा जाता है कि चाहे सत्ता पक्ष हो, चाहे सत्ता विपक्ष हो, पिछले लंबे सालों से आपकी सरकारों से नहीं बनी है। इसके पीछे क्या मुख्य वजह है? मैं तो कहूँगा इसमें ये तो मेरी सूरत का ही दोष है, और तो कोई, मेरी सूरत ही ऐसी है, मेरी सीरत ही ऐसी है, मैं यही कहूँगा। मैं क्यों कहूँ कि वो सब गलत है, मैं तो ब यही कहा जाएगा कि मेरे ही कुछ अपने ऐसे गड़बड़ झाला है, क्योंकि मैं कोई ग जहाँ तक मैं समझता हूँ, मैं कोई गलत बात नहीं कहता और कोई झगड़ा-लड़ाई भी किसी से नहीं करता, अपनी बात कहता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि वो एक प्रकार से जो सत्ता में जो लोग आ जाते हैं, वह गलत सुनने के, गलत चाहने के ऐसे आदी हो जाते हैं कि उनको सही बात बहुत ज़्यादा खराब लगती है। आपको नहीं लगता, या आपका मानना ऐसा है कि क्या ये बात सही है कि आप अपने जो कार्यकाल के दौरान आपने दूसरे कामों में ज़्यादा इंटरफियर किया? इसको आप क्या कहेंगे? देखिए, इस पे 2 बातें कहूँगा। पहली बात तो ये कि मुझे लगता है कि सालों से सरकार ने उन पदों पे बैठाया, जिन पे वास्तव में कोई काम नहीं था। यानी कि उनमें 10 मिनट का भी काम नहीं था, वह केवल नाम के पद थे। सरकार ने, चूँकि चालाकी में हर सरकार ने कुछ ऐसे पद बना लिए हैं जो आईजी, डीजी, एडीजी कहलाते तो हैं। उनकी केवल कुर्सी होती है, कुर्सी के नीचे काम नहीं होता है। तो मुझे उन पदों पे ये सरकार ने बैठाया, मैं अपनी मर्ज़ी से उन कुर्सियों पे जाके नहीं बैठ गया था। तो सरकार खुद चाहती थी कि ऐसे पदों पे मैं बैठूँ जहाँ कोई काम ना हो, ताकि मैं अन्य काम करूँ। तो ये तो सरकार को सोचना चाहिए था कि कार्य की क्षमता में कोई कमी नहीं है, किसी भी अफ़सर से कम काम नहीं कर सकता हूँ। तो जब उन्होंने खुद ही ऐसा ऐसा स्थान दिया, जहाँ काम नहीं था और मैंने काम खोज के जनहित के काम किए, तो इसमें अगर 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 वो इसको दोष मानती है सरकार, मैं इसको दोष नहीं मानता। तो अगर दोष मानती है तो ज़िम्मेदार कौन है? सरकार खुद ज़िम्मेदार है इसके लिए। आप पर ये भी आरोप है कि आप उत्तर प्रदेश में जो वर्तमान अधिकारी हैं या पूर्व के जो अधिकारी रहे हैं, उनसे कहीं न कहीं बरगलाने का आपको आरोप लगा है और आप कहते हैं कि योगी सरकार की जो नीतियाँ हैं, जो ईमानदार अफ़सर हैं, उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो ऐसे आरोप आप पर लगते रहे कि आप अधिकारियों को बरगलाते हैं, इसको आप कहाँ तक सही मानते हैं? देखिए, जो व्यक्ति जो आरोप लगाना चाहे, आरोप लगाने का अधिकार है। और गलाना, अगर कोई सच्चाई बताना होता है, जैसे मान लीजिए, जैसे जसवीर सिंह हैं, ये सब जानते हैं कि उन्होंने ईमानदारी से काम किया, उनको आपने सस्पेंड किया, 2.5 साल से सस्पेंड रखे हैं। इसीलिए, क्योंकि यह भी रिकॉर्ड पे है कि 2007-2002 में वो एसपी महाराजगंज थे। ये भी रिकॉर्ड में है कि उन्होंने आपके खिलाफ, योगी जी के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम में कार्रवाई की संस्तुति की। यह भी सही है कि आपने जो है अनधिकृत अनुपस्थिति में, एब्सेंशिया में उनको सस्पेंड कर दिया। तो एब्सेंट में तो आपके यहाँ दिन भर न जाने कितने अफ़सर एब्सेंट घूम रहे होते हैं। 2 दिन 4 दिन में आप किसी को सस्पेंड नहीं करते, आपने जसवीर को ही क्यों किया? और जसवीर सिंह को आपने सस्पेंड किया तो 2.5 साल से क्यों सस्पेंड रखे हैं? और आपके जितने अफ़सर हैं, मैं उनको कायर अफ़सर कहूँगा, चापलूस कहूँगा, और मतलबी अफ़सर जो हैं, वो इस पे अंगूठा लगा रहे हैं। वो साल दर साल, 2.5 साल से एक अफ़सर को उसको पूरी तनख्वाह आप दे रहे हैं और सस्पेंड रखे हैं।
तो क्या ये सही है किसी तरह से? सर अगर बात की जाए कि अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव में, तो आप इन दोनों में जो बेटे हैं अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव के और मुलायम सिंह यादव में कितना फर्क समझते हैं? क्योंकि साल 2006 में जब आप एसपी फिरोजाबाद थे तो इनकी आपके साथ मुलायम सिंह यादव के आपके साथ अनबन हुई थी, वहां आपका प्रमोशन रोक दिया गया था। लेकिन उसके बाद 2013 में अखिलेश यादव ने आपको सीधा एसपी से सीधा प्रमोट करते हुए आईजी बनाया था। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि चूंकि अपने अपने हालात होते होंगे, हर एक के बनने के प्रक्रिया में अंतर रहता है। तो मुलायम सिंह हो सकता है ज्यादा टफ टाइम्स उन्होंने फेस किए हों, उन्होंने वो अपने जनरेशन पॉलिटिकल फर्स्ट व्यक्ति थे अपने फैमिली के, तो उनका लाइफ ज्यादा टफ रहा हो, तो उनके एक एक टफनेस उनके एक्शंस में हमेशा हो गया, और न्याय अन्याय को लेके उनकी वह वैल्यूज नहीं रह पाई जो मुझे लगता है कि एक पॉलिटिकल आदमी में निष्पक्ष पॉलिटिकल आदमी में होना चाहिए। एक पक्षपात जो है व्यवहार में हमेशा हो गया, और किसी से कोई नाराजगी हो जाएगी तो उसको हम परेशान कर देंगे वगैरह की भावना उनको हमेशा एक रह गई, कि अपना है या पराया है वाले भाव हमेशा रह गए। इसीलिए हमेशा लोग कहते थे कि मुलायम सिंह का जो अपना है उसकी बहुत मदद करते थे। इसका सीधा मतलब ये भी था कि जो अपना नहीं है उसको जो है बहुत दूर तक दौड़ाने का भी बात हो जाता था उनके यहाँ। अखिलेश यादव में उनकी तुलना में मेरा यह मानना है कि निश्चित रूप से स्पष्ट सौम्यता उनमें रही, एक शालीनता रही, और मैं तुझे लगता है कि बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर से ज्यादा शालीनता और शिष्टता उनमें रही। एक मैं समझता हूँ बड़ा कारण शायद ये भी है कि इनको चीजें आसानी से मिली, हेरिटेज में मिली, वंश में मिली, तो इन्हें संघर्ष कम झेलना पड़ा। और नाम मुलायम सिंह का मुलायम है, लेकिन ज्यादा मुलायमियत जीवन में अखिलेश यादव ने झेली, तो हो सकता है इस मुलायमियत के कारण उनका स्वभाव मुलायम हो गया हो, और मुलायम का स्वभाव जो है उतना मुलायम न रहा हो, ऐसा मुझे लगता है। उत्तर प्रदेश की तत्काल पुलिस की कार्यप्रणाली पर अगर आपको कहा जाए कि 10 में से कितने अंक देने चाहिए, तो आपके हिसाब से फिलहाल की स्थिति क्या है और उत्तर प्रदेश पुलिस को आप कहाँ स्टैंड करते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस, अब अगर मैं ईमानदारी की बात कहूँ तो इस समय नेगेटिव अंक पे चल रही है, और उसका कारण मुख्य रूप से यह है कि न्याय तो नहीं कर रही है, अन्याय भारी कर रही है। अन्याय जाति के नाम पे, अन्याय धर्म के नाम पे, अन्याय फर्जी एनकाउंटर के, मैं 2-3 दिन पहले पढ़ रहा था, इतनी शर्मनाक हो गई है। पुलिस कह रही कि हमने 1100 लोगों को तो पाँव में गोली मार दिया। तुम पकड़-पकड़ के लोगों के पाँव में गोली मार रहे हो। एक अखबार में लिखा था कितने उन्होंने लंगड़े त्यागी बना दिए। लंगड़ा त्यागी जो एक कैरेक्टर था जिसको सैफ अली खान ने रिप्रेजेंट किया था। तो तुम्हें लंगड़े बिल्कुल। त्यागी, तुम्हें शर्म आनी चाहिए इस बात की नहीं, यूपी पुलिस, कि आखिर तुम लंगड़ा त्यागी बनाने के लिए तुम कोई कोई बॉर्डर पे नहीं हो जो शत्रुओं से लड़ रहे हो, अपने ही लोगों को, और सब कैसे तुम एनकाउंटर करते हो सब जानते हैं। असली एनकाउंटर होने पे तो पुलिस वाले ही मर जाते हैं, जो बिकरू में देखा हमने। तो पकड़-पकड़ के तुमने 1100-1300 लोगों के पाँव में गोली मार दी। किसी को भी मन हुआ, जिसको मन हुआ तुमने अचानक जो है आज इनाम घोषित किया, कल उसकी हत्या कर दी। तो यह सब तो नेगेटिव काम है जो बेहद शर्मनाक है। हाथरस में जिस तरीके से बिटिया के साथ घटना घटी और उसके बाद बिकरू में विकास दुबे कांड हुआ, ऐसे में कई बार सरकार के ऊपर सवाल भी खड़े हुए थे और पुलिस कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हुए। आपको क्या लगता है कि इन दो जिस तरीके से इन्होंने इसमें कार्यवाही की, कितना सही था इनकी कार्यवाही पर, कितनी इनकी कार्यप्रणाली को आप इन दोनों कांड में किस तरीके से आकलन करते हैं? देखिए, मेरा, क्योंकि मैं पुलिस अफ़सर रहा हूँ, अच्छा या बुरा, तो मैंने यह देखा है, मेरा यह मानना है कि घटना हो जाए, उस पर लोगों का आक्रोश तो होता ही है, लेकिन उतना आक्रोश नहीं होता है जब घटना के बाद आप नालायकी या कमीनापन करें। अक्सर जैसे इन सारे मामलों में पुलिस की जो मेन बात है कि उन्होंने घटना के बाद भी नालायकी और कमीनापन नहीं छोड़ा। जैसे वो जो घटना घटी थी हाथरस की बिटिया की, तो उसमें उसके साथ वो जो रेप की घटना थी, आप रेप का मुकदमा दर्ज कर लेते, हत्या का कर लेते, आप तफ्तीश करते, जो बाद में सीबीआई ने किया, उसने कोई नई बात तो की नहीं, तो तक आक्रोश नहीं होता। आप छिपाने लगते हैं, उल्टी बयानबाजी करने लगते हैं, आप उसी के चरित्र को जो है आप नंगा करने लगे थे। तो जो बिटिया मर गई, मान लीजिए उसी के चरित्र को धोना चाह रहे हैं, तो उस पर आक्रोश हुआ। आपने उसका शव जला दिया रात में। बिकरू कांड में भी मान लीजिए बहुत ज्यादा ये हुआ, इसमें कोई शक नहीं कि 8 लोग मारे गए, तमाम दूसरा कष्ट हुआ, लोगों को दुख हुआ,
लेकिन उतना ही कष्ट जो बाद में आपने तमाम जो और अत्याचार किए बिकरू में, जैसे आपने खुशी दुबे को 1.5 साल से आप जेल में रखे हैं। कोई नहीं यह मानता है, कोई नहीं मानता है कि खुशी दुबे 1.5 साल जेल में रहने के लायक एक अपराधी है। तो आपने इसीलिए क्या केवल सत्ता का व्यापक दुरुपयोग करते हुए आप खुशी दुबे जैसी महिला को, जो एक बेवा महिला है, एक साधारण गरीब महिला है, बेवा महिला है, उसको आप केवल अपने अहम के लिए जेल में रखे हैं। ये तो स्पष्ट आपराधिक कृत्य है। वही हाल आपने जैसे डॉक्टर कपूर थे, जी जो जी गोरखपुर वाले, जो डॉक्टर जिनको आपने बीआरडी मेडिकल कॉलेज वाले मामले में, जहां आपके नाक का मामला हुआ, हाँ, वो आपने वहीं उनको जो है लंबे जेल भेज, आपने रासुका लगा दिया, हाईकोर्ट ने रासुका पेश किया। इस हद तक आपने अत्याचार किया, ये आप समझ भी नहीं पा रहे हैं। ठीक है सर, आपका नमन सत्य न्यूज में अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जिस तरीके से चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं और आपको जन समर्थन मिले, इसका हम ऐसा मानते हैं। और इसके साथ ही साथ आप जिस तरीके से अपनी बात को प्रमुखता से रखते हैं, इसके लिए भी हम आपको सैल्यूट करते हैं। फिलहाल दीजिए इजाजत, फिर अगले किसी मुद्दे पर आपके बीच होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।